नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जल जीवन मिशन के कथित घोटाले में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से। और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में लापता बाघों के मामले में 3 सदस्यों की जांच समिति गठित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुए कथित घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें विभाग के वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा, तत्कालीन मुख्य अभियंता रामकरण मीणा और दिनेश गोयल समेत विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारी शामिल हैं। ये एफआईआर ब्यूरो के अधिकारियों की ओर से पिछले साल की गई कार्रवाई में सामने आए तथ्यों के बाद 30 अक्टूबर को दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार जलदाय विभाग में बहरोड़ के तत्कालीन अधिशासी अभियंता मायाराम सैनी से हुई पूछताछ से सामने आया कि जल जीवन मिशन के काम में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कई फर्मों को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिकारियों ने मिली भगत कर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर टेंडर दिए। ब्यूरो के अनुसार करीब 980 करोड़ रुपए मूल्य के टेंडरों में कथित घोटाला या फर्जीवाड़ा हुआ है। गौरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मामले को तथ्यों सहित उठाते हुए जल जीवन मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के ऐसे भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सरकार अनिवार्य रूप से पुनः वितरित कर सके। हालांकि न्यायालय ने कहा कि कुछ निजी संपत्तियां इस श्रेणी के अंतर्गत आ सकती हैं, बशर्ते वे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हों। प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यों की पीठ ने 1 के मुकाबले 8 मतों के बहुमत से ये फैसला दिया। न्यायालय के इस फैसले ने पूर्ववर्ती उन निर्णयों को रद्द कर दिया है जिनमें निजी संसाधनों को व्यापक तौर पर सामुदायिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया था। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ किसानों को उनके कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। भारत ब्रांड आटा 30 रुपए प्रति किलो और भारत ब्रांड चावल 34 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर उपलब्ध है। उद्घाटन के बाद श्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ब्रांड चावल और आटे की बिक्री से किफायती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और बाजार में इन आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा। भारत ब्रांड के उत्पाद केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ से खरीदे जा सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई औपचारिक स्थितियों के प्रति सटीक और सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। श्री पॉल भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के 18वें वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन में बोल रहे थे। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है स्वस्थ भारत विकसित भारत।
इस विषय पर डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं विकसित देशों के स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति देश के आय के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश को सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने के बजाय प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। विकसित भारत में हर सेक्टर एक विकसित देशों के लेवल का होगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है उसमें स्वस्थ भारत होना भी शामिल है कि हमारे हेल्थ के आउटकम्स, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारा वेलनेस और हमारे सर्विस भी उसी लेवल की हो जैसा कि विकसित देशों में हो रहा है और उनसे भी ज्यादा बढ़ के हो। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। वन विभाग ने रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में पिछले 1-2 साल में लापता हुए बाघों के मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई है। विभाग के मुख्य वन जीव संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव राजेश कुमार गोयल, जयपुर के वन संरक्षक टी मोहन राज और भरतपुर के उप वन संरक्षक मानस सिंह को जांच समिति का सदस्य बनाया गया है। ये समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आदेश में कहा गया है कि टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में लगातार बाघों के गायब होने की सूचना आ रही है। 14 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार करीब 25 बाघों की उपस्थिति के पुख्ता साक्ष्य पिछले कुछ महीनों में नहीं मिले हैं। ये कमेटी बाघों के लापता होने के बाद उन्हें खोजने के लिए किए गए प्रयासों की जांच करेगी। समिति किसी अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत अन्य मामलों पर अपने सुझाव देगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश के 6 निर्वाचन क्षेत्रों में आज भी होम वोटिंग के माध्यम से वोट डलवाए गए। सलूम्बर में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं में होम वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आया। झुंझुनू, चौरासी, देवली उनियारा, रामगढ़ और खींवसर में भी होम वोटिंग के लिए पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाले। होम वोटिंग प्रक्रिया का पहला चरण 8 नवंबर को पूरा होगा। दूसरा चरण 9 और 10 नवंबर को होगा। दौसा में होम वोटिंग कल से शुरू होगी। दौसा में उपचुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव और पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने लवाण क्षेत्र में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक स्वप्निल शरद और सामान्य प्रेक्षक के विवेकानंदन ने आज जिला स्तरीय एकीकृत नियंत्रण कक्ष और एसबीबी कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त सरकारी कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सलूम्बर में पार्टी विशेष के लिए प्रचार प्रसार करने के मामले में 17 सरकारी शिक्षकों को एपीओ कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा के तहत आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। श्री देवनानी का सिडनी पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। श्री देवनानी ने सिडनी में आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में भाग लिया। श्री देवनानी इस यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करने के साथ संसदीय प्रतिनिधियों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के शुभारंभ के मौके पर आज देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उपवास रखने वाले सभी लोगों को विशेष शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। पाली में नहाय खाए की रस्म के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत हुई। आज व्रती महिलाओं ने घरों में पूजा अर्चना की। परंपरा के अनुसार महिलाओं ने छठी मैया के गीत गाए। रेलवे ने छठ पर्व पर कोटा से पटना के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन पटना से 9 नवंबर को और कोटा से 10 नवंबर को चलेगी।
जोधपुर में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा एक कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर से हुआ। दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जोधपुर के एम्स में भर्ती करवाया गया है। बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के भांडू गांव के पास हुए इस हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बाल विवाह के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह रुकवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया, शिकायत के लिए संबंधित विभाग, बाल विवाह के संबंध में सजा के प्रावधान के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को बाल विवाह रोकथाम के प्रति आम जन को जागरूक करने और बाल विवाह का समर्थन नहीं करने के संबंध में शपथ दिलाई गई। प्राधिकरण की कार्य योजना के तहत देवउठनी एकादशी के अवसर पर आम जन को बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूक करने के लिए आज से सप्ताह भर तक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले शिक्षा विभाग, कौशल और उद्यमिता विभाग तथा खेल और युवा मामलात विभाग की ओर से कल एजुकेशन प्री समिट आयोजित होगा। जयपुर में होने वाले इस शिक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहेंगे। समिट में मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और निवेश तथा डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जल जीवन मिशन के कथित घोटाले में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। और वन विभाग ने रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में लापता बाघों के मामले में 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।